आर्थर की लोडेड पिस्टल गोली चलाने के लिए एकदम तैयार थी। उस घने अंधेरे में किसी की भारी आवाज आई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्विंसी का हाथ आर्थर के कंधे पर ही था, पर उसने जल्दी ही आर्थर के शरीर को कुछ सहज होता महसूस किया। उसने अभी तक गोली क्यों नहीं चलाई थी। तभी कमरे में रोशनी हुई। एक लाइट स्विच पर हाथ रखे हुए वैन हेल्सिंग खड़े थे। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से छड़ी से सहारा लिया हुआ था। आर्थर ने कहा, प्रोफेसर, भगवान का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आप पर गोली चलाने ही वाला था। वो वैन हेल्सिंग को गले लगाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो मुझे इस तरह से मिलना अच्छा लगता है। पर क्विंसी, वो अब भी थोड़ा असहज था। 2 रात पहले ही वैन हेल्सिंग ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसका मन उसे इस बूढ़े आदमी से दूर रहने को कह रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर आर्थर, जैसे वो सब जानते हुए भी लापरवाह हो गया था। आर्थर ने प्रोफेसर के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। आप ठीक तो हैं? ड्रैकुला ने आपको ढूंढा कैसे? और आप उसके चंगुल से आखिर बचे कैसे? प्रोफेसर ने कहा, बस अपनी कुछ तरकीबों से, जिसकी उसने उम्मीद कभी नहीं की थी। प्रोफेसर अचानक बोलते बोलते रुक गए। वो जैसे क्विंसी के सामने ये सब बताना नहीं चाहते थे। आर्थर ने कहा, आप चिंता मत करिए, ये नौजवान अब हमारे साथ है। पर आर्थर के आश्वासन के बावजूद प्रोफेसर ने अपनी पीठ क्विंसी की तरफ कर दी। उनकी इस बेरुखी से क्विंसी को गुस्सा आ गया था। उसे यह भी बुरा लग रहा था कि आर्थर ने प्रोफेसर को कुछ कहा क्यों नहीं। उसका ध्यान इस बात पर भी था कि प्रोफेसर ने आर्थर के सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो ड्रैकुला से आखिर बचे कैसे? प्रोफेसर ने नरमी से कहा, अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए। मुझे लगा ही था कि मैडम मीना तुम्हें मेरे टेलीग्राम के बारे में बता देंगी। एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी ड्रैकुला के साथ हुई अपनी मुठभेड़ में जान बचाई थी। उस हिसाब से वैन हेल्सिंग बड़े ही शांति और आराम से खड़े थे। ये उस आदमी से बहुत अलग थे जिनसे क्विंसी उस अंधेरी गली में मिला था। उसने पास ही एक मेज पर रखे ढेर सारे हथियारों की तरफ एक नजर डाली। पास की खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। आखिर वो अब तक यहां खड़े होकर बात कर क्यों रहे थे? उन्हें अपने अगले कदम के बारे में जल्दी सोचना था। आर्थर मेज पर रखे हथियारों को अच्छे से देख रहा था और बैथुरी के बारे में वैन हेल्सिंग को बता रहा था। कुछ लकड़ी के क्रॉस, स्टेक्स, एक बोई नाइफ और कुछ शीशियों में रखा द्रव, जो शायद चर्च का पवित्र जल था। वहां एक लोडेड क्रॉसबो भी था, पर वहां कोई वुल्फ्स बेन और लहसुन नहीं थे। ये थोड़ा अजीब था। क्विंसी बड़े ध्यान से वैन हेल्सिंग के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बैथुरी के बारे में सुनकर प्रोफेसर को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था, जैसे वो उसके बारे में पहले से ही जानते थे। प्रोफेसर धीरे धीरे चलते हुए मेज तक गए और उन्होंने ब्रांडी की बोतल उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे। क्या ये वही कमजोर आदमी था जिसने उस गली में क्विंसी को बेबस कर दिया था? पर आखिरकार वैन हेल्सिंग ने क्विंसी को देखा और कहा, तो मास्टर हार्कर, मैं देख सकता हूं कि आपने मेरी सलाह ना मानने का फैसला कर लिया है, ठीक है? सलाह, यह शब्द सुनते ही क्विंसी दांत पीसने लगा। उसने कहा, मेरे पिता की मौत के बाद से ही मैंने लोगों की सलाहें मानना बंद कर दिया है। वैन हेल्सिंग मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वैसे तुम्हारा यहां आना मेरे लिए काम का साबित हो सकता है। क्विंसी ने कहा, और ऐसा क्यों है? वैन हेल्सिंग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2 ग्लास में ब्रांडी निकाली
और एक ग्लास आर्थर की तरफ बढ़ा दिया, जो कि उस बोई नाइफ को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। आर्थर ने वो चाकू मेज में गाड़ दिया और ग्लास पकड़ लिया। आर्थर ने कहा, अगर मैंने स्यूअर्ट की बात मानी होती तो शायद आज जैक, जॉनथन और बासाराब जिंदा होते। वैन हेल्सिंग ने उत्सुकता से पूछा, बासाराब? वो कौन है? आर्थर ने जवाब दिया, वो मशहूर रोमानियन अभिनेता, आपने तो उसके बारे में सुना ही होगा। वैन हेल्सिंग ने अपनी छड़ी से खुद को संभाला और ब्रांडी का दूसरा ग्लास क्विंसी की तरफ बढ़ा दिया। क्विंसी ने कहा, नहीं, मैं नहीं पीता। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चाल ढाल में कुछ था जो क्विंसी को पसंद नहीं आ रहा था। वो शायद उसे एक छोटा बच्चा समझ रहे थे। क्विंसी ने फिर से बासाराब पर बात करने का सोचा। उसने कहा, ये बासाराब और जैक की एक दूसरे को लिखी चिट्ठियां ही थीं, जिनकी वजह से हमें ड्रैकुला और काउंटेस बैथोरी के बारे में पता चला। प्रोफेसर ने अपनी पीठ फिर से क्विंसी की तरफ कर दी। वो शायद बासाराब नाम के इस आदमी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे इतने लंबे साथ के बावजूद क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा आर्थर? आर्थर के चेहरे पर उलझन थी। उसने कहा, क्यों प्रोफेसर, क्या हुआ? वैन हेल्सिंग ने पूछा, क्या तुम इस बासाराब नाम के आदमी से कभी मिले हो, या फिर तुमने उसका चेहरा देखा है? आर्थर ने कहा, नहीं, मैं नहीं, सिर्फ क्विंसी उससे मिला है। पर क्यों, क्या बात है? वो तो एक मशहूर अभिनेता है, उसे सब जानते हैं। क्विंसी अब बेसब्र होता जा रहा था। वो चाहता था कि वो उस बुढ़े को शर्ट से पकड़कर उसके अंदर से सारे जवाब निकाल ले। उसने प्रोफेसर से कहा, अगर आप कुछ जानते हैं तो जल्दी बताइए। इस तरह हमें अंधेरे में रखने और पहेलियां बुझाने का क्या मतलब है? वैन हेल्सिंग कुछ पल तक क्विंसी को देखते रहे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अंधेरा जेंटलमैन, अंधेरा। हर तरफ बस वही है। तुम पहले ही हार चुके हो। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उसका रास्ता। क्विंसी ने जल्दबाजी में पूछा, रास्ता? किसका रास्ता? ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर किसी क्लासरूम में खड़े होकर अपने विद्यार्थियों को कुछ समझा रहे हों। उनका एक हाथ अपनी छड़ी से ऊपर होते हुए उनकी जैकेट के कॉलर तक गया और उन्होंने अपनी गर्दन उन्हें दिखा दी। उन्होंने कहा, ड्रैकुला, ये नाम उसने तब चुना था जब वो राजकुमार बना था, पर उसका असली नाम है व्लादिमीर बासाराब। क्या तुमने वो सुना? हवलदार प्राइस ने पुलिस की बग्घी के ऊपर से पीछे झांकते हुए कहा। उसकी आंखें ऊपर कहीं कुछ ढूंढ रही थीं। हवलदार मैरो, जिसके पास एक शॉटगन थी, उसने प्राइस की बात अनसुनी कर दी थी। उसकी आंखें सामने सड़क पर इकट्ठा होती लाल धुंध पर टिकी हुई थी। उसने कहा, यह साला है क्या? प्राइस ने बग्घी के ठीक ऊपर आसमान में काफी नीचे उमड़ते हुए काले बादलों को देखकर कहा, वो देखो। मैरो ने अपनी राइफल लोड कर ली। उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या तुमने कभी लाल धुंध को देखा है? प्राइस की आवाज में एक डर सा उभर आया था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता यह धुंध है। ये जो भी है हमारे पीछे है। मैरो को बग्घी के पीछे आती वो लाल धुंध साफ दिखाई पड़ रही थी। वो धुंध तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसने कहा, ये तो हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये हमें रोकना चाहता है। ये लगभग प्राइस को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। वो धुंध पास आ गई थी और उनके घोड़े अचानक ही एक झटके के साथ रुक गए। प्राइस और मैरो ने बग्घी को कसकर पकड़ लिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता
तो शायद वो सड़क पर लहूलुहान पड़े होते। उनके आगे चल रही पुलिस सर्जन की बग्घी भी एक झटके के साथ रुक गई थी। उनके घोड़े डरे हुए थे। शायद उन्हें खतरे का आभास हो गया था। मैरो पलटा। वो हमारे पास आ गया है। प्राइस ने घोड़ों की लगाम खींची, पर घोड़े टस से मस नहीं हुए। वो आगे जाने वाले नहीं थे। उस खून जैसी लाल रंग की धुंध ने उनके और पुलिस सर्जन की बग्घी के बीच में एक दीवार सी बना दी थी। पर पुलिस सर्जन की बग्घी के गाड़ीवान ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने घोड़ों पर काबू पाया और अपनी बग्घी आगे बढ़ा ली। मैरो ने प्राइस का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा, मैं कह रहा हूं, हमें अपना रास्ता बदलना होगा। पर प्राइस किसी भी हाल में कॉटफोर्ड के दिए हुए आदेश को नकार नहीं सकता था। उसने कहा, खुद पर काबू रखो मैरो। तुम भूल गए कि हमें क्या आदेश मिले हैं। मुझ पर भरोसा रखो। पर अगले ही पल उन्हें कई आवाजें एक साथ सुनाई दी। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कई जानवर और शैतान मिलकर एक साथ दहाड़ रहे हों। प्राइस और मैरो उस तरफ पलटे तो पुलिस सर्जन की बग्घी घोड़ों समेत हवा में ऊपर उठ रही थी। 2-3 सेकंड में ही उस बग्घी में बंधे घोड़ों के सर और पैर अपने धड़ से अलग हो गए थे। हर तरफ बस खून ही खून फैल चुका था। वो बग्घी कुछ मीटर ऊपर उठी और फिर जैसे किसी ने उसे तोड़ मरोड़ दिया हो, उस तरह से वो टूट गई। वो किसी टूटे हुए खिलौने की तरह हो गई थी। अगले ही पल वो बग्घी धड़ाम से नीचे आ गिरी। उस सुकून भरी शांत रात में उस बग्घी के इतने ऊपर से गिरने की आवाज ने जैसे प्राइस और मैरो के कान फाड़ दिए थे। मैरो जोर से चिल्लाया, जल्दी प्राइस, निकलो यहां से। इस बार मैरो को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बग्घी को तेजी से भगाते हुए पास से गुजरती एक सड़क पर मुड़ गया। वो किसी तरह उस लाल धुंध से बचकर भागे थे। प्राइस को फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहां जा रहे थे। वो वहां से निकल रहे थे, बस इतना ही काफी था। एक तीखे मोड़ पर बग्घी के अंदर बैठे कॉटफोर्ड और उसकी कैदी मीना गिरते गिरते बचे थे। पर फिर भी मीना का सर बग्घी की छत से जा लगा था और उसकी चोट से खून बह रहा था। कॉटफोर्ड अपनी सीट से उठा और खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर झांका। उसने कहा, यह बाहर चल क्या रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? मीना ने अपने माथे पर हाथ लगाया तो थोड़ा खून बह रहा था, पर उस बग्घी में दूसरी खिड़की नहीं थी और इसीलिए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या चल रहा था। पर उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसे सतर्क रहना चाहिए। मीना जानती थी कि अगर वो चाहती तो तुरंत ही कॉटफोर्ड को काबू करके वहां से भाग सकती थी। पर उसका पकड़ा जाना आर्थर और क्विंसी के लिए एक मौका था। जब एक तरफ कॉटफोर्ड मीना से पूछताछ में लगा हुआ होगा, तब वो दोनों वैन हेल्सिंग से मिलकर आगे की योजना बना सकते थे। वो सोच रही थी कि क्या आर्थर और क्विंसी अब तक वैन हेल्सिंग से मिल भी पाए होंगे। प्रोफेसर की तो उम्र हो चुकी थी और वो इस अनडेड के लिए आसान शिकार हो सकते थे। प्रोफेसर जिंदा तो बच गए थे, पर वो किस हाल में थे पता नहीं था। क्या ड्रैकुला अब भी जिंदा था? अगर हां तो ये कैसे हो सकता था? क्या वैन हेल्सिंग का वो टेलीग्राम बैथोरी का बिछाया हुआ कोई जाल था? मीना इस ऊहापोह में ही थी कि क्या ड्रैकुला बैथोरी के साथ मिलकर यह सब कर सकता था। शायद हां। उसे कॉटफोर्ड के चंगुल से किसी भी तरह निकलना था। वो क्विंसी को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। तभी उस बग्घी ने अचानक एक और तीखा मोड़ लिया और मीना और कॉटफोर्ड बग्घी के अंदर ही गिर पड़े। गिरते हुए मीना को बग्घी की खिड़की से बाहर की एक झलक मिली। वो जानी पहचानी लाल धुंध उसे दिखाई दे गई थी। उसे तुरंत ही समझ आ गया कि बाहर क्या चल रहा था। मीना का मन आतंक से भर चुका था।
ये लाल धुंध बैथोरी का किया धरा था, ड्राकुला का, या फिर उन दोनों का? अंदर खुद को संभालते हुए गॉडफोर्ड चिल्लाया, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? गॉडफोर्ड बग्घी के दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर वो अचानक ही मीना की तरफ पलटा। उसने मीना की टूटी हुई कटाना को अपने कोट के अंदर की जेब में रख लिया था। मीना उसे देखकर हंसने लगी। वो इतनी पतली दुबली औरत से ऐसे डर रहा था जैसे वो उसका कुछ बिगाड़ लेगी। तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। गॉडफोर्ड जल्दी से खिड़की से बाहर झांकने लगा और उसके पीछे पीछे मीना भी। प्राइस और मैरो में से एक बग्घी से नीचे गिर चुका था और उसकी राइफल उन्हें हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। गॉडफोर्ड अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, प्राइस, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और वो दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मीना ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरवाजा मत खोलना। गॉडफोर्ड ने कहा, हां, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूंगा मिसेस हार्कर। हाँ। मीना को गॉडफोर्ड पर तरस आ रहा था। वो जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कहे, गॉडफोर्ड उस पर यकीन नहीं करेगा। बाहर मौजूद शैतान, चाहे वो कोई भी था, गॉडफोर्ड उससे एकदम अनजान था। मीना ने गॉडफोर्ड का हाथ छोड़ दिया। गॉडफोर्ड की किस्मत अब उसके अपने हाथों में थी। हवलदार मैरो को अपने सर के पास से डैनों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे अपने सर पर एक मजबूत पकड़ का एहसास हुआ और किसी ने उसे हवा में ऊपर उछाल दिया। जब वो कीचड़ से भरी सड़क पर गिरा तो उसका कंधा उखड़ चुका था। एक पल के लिए उसे लगा था कि कहीं वो बग्घी के नीचे तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं था। बग्घी के नीचे सिर्फ उसकी राइफल आई थी। वो जिंदा था। मैरो किसी तरह खड़ा हुआ। उसे अपने सर पर एक ठंडेपन का एहसास हो रहा था। उसने वहां हाथ लगाया तो उसकी खोपड़ी के ऊपर का मांस उधड़ चुका था और वहां से अच्छा खासा खून बह रहा था। उसका हाथ अपने सर पर नहीं बल्कि अपनी खोपड़ी की हड्डी पर था। मैरो अपने ही गरम खून से नहा गया था। उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया तो उसे समझ आया कि वो थेम्स के पास टेंपल गार्डन्स में था। वो बग्घी उससे दूर जा रही थी और वो लाल धुंध अब भी उसके पीछे थी। दर्द से मैरो का बुरा हाल था और उसके टूटे हुए कंधे की वजह से उसका बायां हाथ काम नहीं कर रहा था। पुलिस सर्जन के साथ अभी जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए तो वो खुशकिस्मत ही था जो जिंदा बच गया था। पर वो सोच रहा था कि हवलदार प्राइस, गॉडफोर्ड और उनकी वो कैदी शायद उतने खुशकिस्मत होने वाले नहीं थे। पर मैरो का वो सुकून बस कुछ देर का ही था, क्योंकि उसने अचानक ही उस धुंध को अपनी तरफ आते देखा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अब क्या होने वाला था। उसे फिर से वही डैनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पास अब भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर थी। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और निशाना लगाया, पर तभी उसे अपने चेहरे पर हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जोर से खींचा हो। उसने अपनी गन लोड करने की कोशिश की पर उसका हाथ हिला ही नहीं। उसने नीचे देखा तो नीचे घास पर एक हाथ पड़ा हुआ था जिसने एक रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी। असमंजस में पड़े मैरो ने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया तो उससे खून का एक फव्वारा सा फूटता हुआ दिखाई दिया। कोहनी की जगह से उसका हाथ गायब था। उसे अब दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझने में जरा देर हो गई थी कि उसका हाथ उसके जिस्म से अलग हो चुका था। मैरो जोर जोर से चीख रहा था। उसे अपने ऊपर फिर से वही डैनों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल उसे बहुत ही बड़े और तेज पंजों को देखा।
जो कि शायद किसी बहुत बड़ी चिड़िया के थे। उसे पीछे जोर का धक्का लगा और उसे एक छपाक की आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी पानी की बाल्टी से पानी फेंका गया हो। मैरो को अपना शरीर ठंडा होता महसूस हो रहा था और वो लड़खड़ा रहा था। उसने अपने जिस्म पर एक नजर डाली तो उसकी छाती से लेकर पैरों के बीच का हिस्सा फट चुका था। उसकी आंतें और बाकी अंग शरीर से बाहर आ गए थे। उसे खुद को देखकर ही उल्टी आ रही थी, पर ऐसा करने के लिए उसे अपने पेट की जरूरत थी, जो कि अब उसके जिस्म से बाहर आ गया था। गॉडफोर्ड मीना पर चिल्लाया, वहीं बैठी रहना और हिलना मत। उसने अब अपनी बग्घी का दरवाजा खोल दिया था, जबकि वो बग्घी अब भी तेजी से चली जा रही थी। वो बाहर देखने जा रहा था कि यह सब आखिर चल क्या रहा था। वो इस वक्त बग्घी से बाहर लटक रहा था और उसने छत की रेलिंग को पकड़ा हुआ था। उसने देखा कि प्राइस बग्घी को तेजी से दौड़ा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो रुकने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, प्राइस तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बग्घी रोको, ये मेरा ऑर्डर है। प्राइस ने कॉटफोर्ड को सुनकर भी अनसुना कर दिया। बग्घी पर लटका हुआ कॉटफोर्ड, उससे अपने वजन को संभालना मुश्किल हो रहा था। रेलिंग पर लटके रहने से उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। एक बार तो कॉटफोर्ड ने आगे प्राइस तक पहुंचने की कोशिश की और उसके पैर फिसल गए। वो बग्घी से बाहर लटक गया था। जवानी में कॉटफोर्ड एक बार में 100 पुलअप्स आसानी से कर लेता था, पर आज उसे सिर्फ एक पुलअप करना था। वो एक पुलअप जो उसकी जान बचा सकता था। कॉटफोर्ड ने किसी तरह अपना एक पैर बग्घी के पायदान पर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींच लिया। उसके दोनों पैर फिर से पायदान पर थे। वो बड़ी मुश्किल से गाड़ीवान की सीट तक पहुंचा और उसने एक नजर अपने ऊपर उमड़ रहे बादलों पर डाली। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना नीचे उड़ते बादलों को नहीं देखा था। ये तूफान या जो भी था, बड़ा ही अजीब सा था। प्राइस उसकी तरफ पलटा तो उसके चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। वो बोला, ये हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं, हम उससे नहीं भाग सकते। प्राइस की शक्ल देखकर कॉटफोर्ड समझ गया था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पर प्राइस उसे छोड़ ही नहीं रहा था। कॉटफोर्ड अभी इस छीना झपटी में लगा ही हुआ था कि उसने बग्घी के नीचे से एक चमकती हुई लाल धुंध को उभरते हुए देखा। उसने इस तरह की धुंध को अपनी जिंदगी में पहले बस एक ही बार देखा था, पर इसके बारे में उसने किसी को कुछ बताया नहीं था। प्राइस के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। कॉटफोर्ड उस तरफ पलटा तो प्राइस अपनी सीट से उछल चुका था। वह उसी लाल धुंध के आगोश में था। कॉटफोर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने ही प्राइस को हवा में उड़ते हुए ऊपर काले बादलों में कहीं खोते हुए देखा। उसे वैन हेल्सिंग की बात याद आ रही थी, जब होटल में उसने कॉटफोर्ड को एक शैतान के बारे में बताया था। यहां पर कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। ये शायद शैतान की ही साजिश थी। घोड़े बिना किसी नियंत्रण के सड़क पर दौड़ रहे थे और कॉटफोर्ड को उनकी लगाम अपने हाथ में लेनी ही थी। प्राइस, जो कि उस काले बादल के आगोश में था, उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर वो लाल धुंध उसके मुंह से होती हुई उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसे सिर्फ डैनो के फड़फड़ाने की आवाज ही आ रही थी। उसे लगा कि उसके जिस्म को हर तरफ से कुचला जा रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो जब से हवा में ऊपर उठा था, तब से वो सिर्फ ऊपर ही उठता जा रहा था, पर वो अब भी संघर्ष कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा बच जाए। तभी उसे अपनी गर्दन में एक तीखा सा दर्द महसूस हुआ।
और वो शांत हो गया। उसे थकान महसूस हो रही थी और वो सोना चाहता था। उसे पता चल गया था कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर ना तो उसके अंदर उससे लड़ने की ताकत थी और ना ही इच्छा शक्ति। उसका खून उसके शरीर का साथ छोड़ रहा था और उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था, और उस धुंध ने उसे बीच हवा में ही छोड़ दिया। उसका वो डर और परेशानी बस कुछ ही देर के थे। वो तेजी से नीचे आ रहा था और कुछ ही पलों में वो लंदन की खाली सड़क से टकरा गया। उसे अपने जिस्म की सारी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई और उसके बाद बस अंधेरा। वहां होटल में वैन हेल्सिंग के उन शब्दों को सुनकर क्विंसी के चेहरे पर जो हैरानी थी वो देखने लायक थी। क्विंसी अविश्वास से अपना सर हिला रहा था। उसने कहा, बासाराब? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रोफेसर ने कहा, तुम सबसे बेवकूफ हो क्विंसी। सच को स्वीकार करो, जैसे जैक ने किया था। ड्रैकुला हमारा दुश्मन नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनते ही आर्थर एक कदम पीछे हट गया, जैसे प्रोफेसर के मुंह में से शब्द नहीं बल्कि तीर निकल रहे हों। जैक सीवर्ड? क्या वो भी ये जानता था? क्या सीवर्ड ने वाकई लूसी के हत्यारे के साथ समझौता किया था? इसका मतलब उसने अपने सभी दोस्तों को धोखा दिया था। ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला का शिकार करते हुए वो मरते मरते बचे, और क्विंसी मॉरिस ने तो अपनी कुर्बानी ही दे दी थी। क्या उन सबकी इतनी मेहनत बेकार गई थी? नहीं, प्रोफेसर झूठ बोल रहे थे। आर्थर चीखा, यह सब झूठ है। क्विंसी मॉरिस ने अपनी जान यूं ही नहीं दी। वैन हेल्सिंग ने दूसरे तरह से अपनी बात रखी। बैथोरी ही सारी बुराई की जड़ है। उसके किए गए उन भयानक कत्लों को, जिन्हें हम रिपर के किए हुए खून मानते हैं, देखकर ही ड्रैकुला यहां 1888 में लंदन आया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बैथोरी को खत्म करना। वो हम सब से डरकर अपने कासल नहीं भागा था, बल्कि उसके डर से बैथोरी ट्रांसिल्वेनिया भागी थी, और फिर ड्रैकुला उसके पीछे पीछे। बैथोरी जानती थी कि हम ड्रैकुला के रास्ते में जरूर आएंगे। उस कमीनी औरत ने हम सबको बेवकूफ बनाया था। हमने ड्रैकुला के ऊपर जो हमला किया था, उससे वो कमजोर हो गया, और इसी की वजह से बैथोरी उसे मारने में सफल हो पाई थी। कम से कम उसे तो यही लगता था। क्विंसी मॉरिस एक गलत दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया था। आर्थर चीखा, ड्रैकुला ने मेरी लूसी का खून किया था। वो एक शैतान है और उसे मरना ही होगा। वैन हेल्सिंग अपनी पीठ आर्थर की तरफ कर कर बोले, गुस्से ने तुम्हारे सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है आर्थर। आर्थर ने बड़ी बेरुखी से प्रोफेसर का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं कभी ड्रैकुला का साथ नहीं दूंगा। अगर बैथोरी ही जैक द रिपर है तो ठीक है, हम उन दोनों को खत्म कर देंगे। वैन हेल्सिंग चिढ़ते हुए बोले, तुम हमेशा ही जोश में होश खो देते हो आर्थर। तुम सोचते नहीं। तुम्हें इस लड़के को यहां लाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें इस लड़के को यहां लाना ही नहीं चाहिए था। आर्थर को प्रोफेसर की बातें जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे उनसे घिन आ रही थी। उसने उनका हाथ झटक दिया और प्रोफेसर फर्श पर गिर पड़े। उनका मुंह जमीन की तरफ था। क्विंसी चीखा, प्रोफेसर! वो जल्दी से उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ा। वो उन्हें हिला रहा था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, प्रोफेसर, क्या हुआ आपको? प्रोफेसर ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसने प्रोफेसर की कलाई पकड़ी और उनकी नब्ज ढूंढने की कोशिश की, पर वो चल ही नहीं रही थी। उसने आर्थर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इनकी नब्ज नहीं मिल रही। आर्थर ने भी बैठकर उनकी नब्ज जांचने की कोशिश की,
पर उसे भी कोई हरकत नहीं मिली। वो मर चुके थे। क्विंसी ने कहा कि वो जल्दी से उन्हें पलटने में मदद करे, पर तभी वैन हेल्सिंग के मुंह से एक आह निकली। अपने पतले कमजोर हाथों से उन्होंने खुद को एक ही बार में खड़ा कर लिया। आर्थर और क्विंसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके वो बिखरे हुए सफेद बाल उनके चेहरे पर आ गए थे। उन्होंने एक ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे। आर्थर और क्विंसी का खून जम गया था। वो बुजुर्ग आदमी शायद उतना कमजोर भी नहीं था जितना वो उसे समझ रहे थे। अगले ही पल वैन हेल्सिंग उनकी तरफ पलटे और उन्होंने एक भयानक सच से आर्थर और क्विंसी को रूबरू कराया। प्रोफेसर की आंखें एकदम काली थी और उनके नाखून जरूरत से ज्यादा लंबे और पैने हो गए थे। वो बड़ी ही भयानक तरह से गुर्राते हुए बोले, तब तुम मेरे दुश्मन हो। अब भागने का समय नहीं था। प्रोफेसर सीधा उन पर झपट पड़े